हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तक पढ़ा है। आज हम बोहर मॉडल ऑफ एटम से शुरू कर रहे हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम एग्जिस्टेंस में कब आया? जब रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम की कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां उनमें निकली। उनमें कमियां क्या थी? जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम की ड्रॉबैक क्या थी? जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। उनका चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, और एक्सेलरेट करेंगे तो वो एनर्जी लूज करेंगे। और एनर्जी अगर कोई भी पार्टिकल चक्कर लगाते वक्त लूज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा? एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाएगी तो वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और फाइनली क्या होगा? वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और गिरने से क्या होगा? पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हम तो अपने सामने पूरी दुनिया खड़ी हुई देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? एटम जो है वो स्टेबल है। और रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हम देखें तो एटम क्या है? अनस्टेबल। लेकिन फिर ये एटम स्टेबल कैसे? यही जो कमी थी, जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की कमी थी कि उसमें क्या था? एटम को अनस्टेबल बताया गया था। लेकिन एटम क्या है? स्टेबल है। ये कमी को ओवरकम किसने किया? बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अगेंस्ट, उन्हीं को ओवरकम किया नील्स बोर ने। कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए मॉडल ऑफ एटम के बारे में। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब जो किसी भी एटम के अंदर, जो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है? स्पेशल ऑर्बिट ही अलाउड है। मतलब इसके अंदर कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं और उन्हीं में क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। फर्स्ट क्या है? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। एनर्जी का रेडिएशन नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही। इसके पोस्टुलेट्स यही थे कि जो उसमें क्या था? रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि वो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और उसकी एनर्जी कम होती जाती है और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इस तरीके के ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता है। इनके हर एक के कुछ स्पेशल ऑर्बिट होते हैं और उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो उसका क्या है? एनर्जी रेडिएट नहीं करता। और जो ये ऑर्बिट्स होते हैं या फिर जो ये शेल्स भी हम इनको बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और एनर्जी लेवल्स किसी भी एटम के नीचे दिखाए गए हैं। बोहर मॉडल्स ने यही बताया कि हर एक एटम के कुछ स्पेशल ऑर्बिट होते हैं और इन स्पेशल ऑर्बिट को, इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। और इनके नाम दिए गए हैं। जो सबसे पहले ऑर्बिट होगा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। और इसके चारों जो ये ऑर्बिट बने हुए हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पहले ऑर्बिट को क्या? n=1 बोला गया है। फर्स्ट एनर्जी शेल है ये, और इसको K शेल के नाम से जानते हैं। सेकेंड, जो सेकेंड ऑर्बिट है, उसको L, थर्ड M, फोर्थ N एंड सो ऑन। तो इनके नाम कैसे दिए गए हैं? K, L, M, N, ऐसे इनके नाम दिए गए हैं। और इनके नंबर्स कैसे हैं एनर्जी शेल के? 1, 2, 3, 4। जैसे जो फर्स्ट नंबर का एनर्जी शेल है उसको हम K नाम से जानते हैं, सेकंड को L नाम से। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रॉन्स। इन 1932 J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. तो 1932 में चैडविक ने एक दूसरा सबएटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं था, लेकिन उसका मास किसके इक्वल था? प्रोटॉन के मास के इक्वल था।
और इसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। सभी एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन के पास, न्यूट्रल हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और जो वो न्यूट्रॉन के मास को अकोमोडेट नहीं कर सकता। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो मास है एक एटम का, देयरफॉर गिवन बाय सम ऑफ दीस मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो मास होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उन दोनों का टोटल, उन दोनों को जोड़ के जो आ रहा है वो आपका क्या होता है, एटम का मास होता है। अब जो हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, वो ऑर्बिट्स में मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। के शेल है, एल एम एन, ऐसे ऐसे शेल में या ऑर्बिट में मिलते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, मतलब कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो ये आपका जो दिया गया था, ये बोर और बरी के द्वारा सजेस्ट किया गया था इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एटम में के ऑर्बिट्स में। अब कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। फर्स्ट क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में आएंगे वो एक फॉर्मूले के द्वारा दिया गया। वो फॉर्मूला क्या है, 2n²। और आपका यहाँ n क्या होता है, n आपके एनर्जी लेवल है, जैसे कि 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल में कैसे आते हैं वो आपको आगे बताएंगे। जैसे के शेल है, के शेल फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो यहाँ n कितना हो गया, n हो गया 1, n इक्वल टू 1। यहाँ 2n² है, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1² इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड में 2 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड एनर्जी लेवल है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब 2 का स्क्वायर क्योंकि n का स्क्वायर किया गया है। यहाँ सेकंड आपके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, थर्ड में 18 आ सकते हैं, फोर्थ में 32 एंड सो ऑन, ऐसे हम आगे निकाल सकते हैं। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। देखो जो भी एटम होता है, किसी भी एटम का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा, जैसे हम बात करें सोडियम, इसकी बात करें सोडियम की, सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमें पता चल गया 2n² से इलेक्ट्रॉन को हमें कैलकुलेट करना है। तो 2n² से हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे और सेकंड में कितने आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे 2, तो इसमें मानो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आप। देखो अगर हम ये सोडियम में देखते हैं, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड में कितने आएंगे, 8 आएंगे, 8 और 2 10। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1, और 1 कहाँ आएगा, ये थर्ड ऑर्बिट में आएगा। और जो थर्ड ऑर्बिट है वो सोडियम एलिमेंट के लिए, सोडियम एटम के लिए क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट। और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। जैसे हम और किसी का अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कैल्शियम का एग्जांपल लें, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 20। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड में कितने आएंगे, 8, थर्ड में कितने आएंगे, थर्ड में वैसे तो 18 आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने बच गए, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन को क्या थर्ड ऑर्बिट में फिल कर सकते हैं, तो 8 10 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो
ये क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा, कंप्लीट हो गए ना यहाँ तक 20, तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे, 8। थर्ड ऑर्बिट में 8 आएंगे और फोर्थ ऑर्बिट में कितने बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आके लास्ट ऑर्बिट में जाएंगे। तो इसमें कितने ऑर्बिट बनेंगे कैल्शियम में, 4 ऑर्बिट होंगे और जो फोर्थ ऑर्बिट आपका होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेपवाइज मैनर। मतलब ऐसा नहीं है फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के इसको खाली छोड़ दो, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दो। नहीं, आपके फर्स्ट ऑर्बिट से चलेंगे, पहले 2 फिर 8, फिर डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर यही आउटर मोस्ट शेल बन रहा है तो 8 से कम आएंगे और नहीं तो इसमें ज्यादा आ सकते हैं एंड सो ऑन। अब आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ दिखाया गया है। हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आपका कितना ऑर्बिट बनेगा, फर्स्ट ही ऑर्बिट होगा। कौन सी शेल होगी, के शेल। हीलियम में 2 है तो हमें पता है जो फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिट होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मैक्सिमम ऑर्बिट कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होंगे। अब थर्ड में कितने होंगे, फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन लिथियम का नंबर कितना है, 3 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1 बच गया, 1 सेकंड में गया। ऐसे ही बेरिलियम में 4 होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे बढ़ते जाते हैं और आपका आर्गन तक का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। अब वैलेंसी क्या होती है, हमने ये पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिट में कैसे अरेंज किया जाता है। अब जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो हमें पता है एक ही ऑर्बिट है तो यही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। इसके कितने हो गए, 2। इसके कितने हो गए, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट इसका आउटर मोस्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। इसमें 2। अगर हम यहाँ देखें क्लोरीन की, अगर हम देखते हैं क्लोरीन में कितने प्रेजेंट है आउटर मोस्ट, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। अब उससे पहले हम देखेंगे जो बोर-बॉयली स्कीम है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी एटम की उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और यह देखा गया है जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो मतलब कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और 8 ही आने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट ऑर्बिट है वो भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। अगर कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो वो केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल एक्टिविटी होगी वो कम ही दिखाएंगे, मतलब वो केमिकली इतने एक्टिव एलिमेंट नहीं होंगे। दूसरी भाषा में कहें तो क्या होगी, जो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है दूसरे एलिमेंट के साथ या वैलेंसी है वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट्स helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell। जो ये inert element है उनमें क्या बताया गया, जो हीलियम है उसके पास तो outermost shell में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो अलग एलिमेंट है उनके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम की, एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के एटम की, वो क्या होती है, वो होती है उनकी टेंडेंसी रिएक्ट करने की और दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाने की दूसरे या सेम एलिमेंट्स के एटम के साथ। मतलब कोई भी एटम होता है किसी एलिमेंट का, वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर जो रिएक्ट कर रहा है और जो मॉलिक्यूल्स बना रहा है वो किसकी वजह से बना रहा है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी की वजह से बना रहा है। कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी वजह से होती है, जो उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं
उनको देखते हुए उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। अब ये रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो इनका ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट क्या होता है, जो ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें ये कोशिश करता है कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके, चाहे उसको उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े या फिर गेन करने पड़े। मान लो किसी के पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या करना है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम क्या करेगा? दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा। मान लो दूसरे एटम का जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो अब इनको क्या होता है कि हम क्या करें, ये अपने दोनों ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट करेंगे? चाहे तो ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसके पास क्या होगा? जो इसकी आउटरमोस्ट शेल है ये तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये हट जाएगी। इसकी इनर वाली क्या है? फील्ड है, क्योंकि हमने इस रूल के द्वारा पढ़ा है, जो ये बोर-बरी का रूल्स है इसके द्वारा पढ़ा है कि जो इनर ऑर्बिट होता है वो जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तभी नेक्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये क्या होती है? ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइन क्यों करते हैं? ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। और कंबाइन कैसे करेंगे? चाहे तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे या फिर दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। यही बताया गया है इसमें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड एज so as to make the octet of electron in the outermost shell give us directly the combining capacity of the element। अब क्या होते हैं? मान लो किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा? वो लॉस करेगा या गेन करेगा? वो क्या करता है? वो शेयर करेगा। मतलब ऐसा करेगा किसी और के एलिमेंट, मान लो यहाँ है कोई जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ, तो ये क्या करेगा? इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। और शेयर करने के बाद इसके पास कितने हो जाएंगे? कंप्लीट 8 हो जाएंगे। इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? चाहे तो गेन करते हैं, डोनेट करते हैं या फिर शेयर करते हैं। और जो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसके द्वारा? गेन, डोनेट और शेयर के द्वारा। यही क्या होती है? वैलेंसी होती है। For example, hydrogen, lithium, sodium atom have 1 electron each in their outermost shell। जो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम है उसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेंगे? ये इजीली लूज कर देंगे उस इलेक्ट्रॉन को। क्या कर देंगे? लूज कर देंगे उस इलेक्ट्रॉन को, ताकि ये अपनी क्या है, जो इनर ऑक्टेट है उसको फिल्ड रख सके। और इसी को क्या बोलते हैं? इनके पास कितनी वैलेंसी है? 1 वैलेंसी है। तो वैलेंसी क्या होती है? कितने इलेक्ट्रॉन को गेन या डोनेट कर रहे हैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीटली फिल करने के लिए, अपनी ऑक्टेट गेन करने के लिए। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की क्या वैलेंसी होती है? अब हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। सेकंड में 8। अब थर्ड 10 कंप्लीट हो गए इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे? 2 बचे। 2 कहाँ जाएंगे? थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे। इसका मतलब ये 2 इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वैलेंसी कितनी होगी? 2 वैलेंसी होगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। तो क्या है? इसकी 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। If the number of electron in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, देखो अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में, मान लो देखो जैसे फ्लोरीन का एग्जांपल दिया गया, 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4
5 6 7। अब क्या करेगा, क्या ये सातों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा? अब इसके लिए आसान नहीं है कि ये किसी और से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और अपनी ऑक्टेट गेन कर ले, मतलब अपनी जो आउटरमोस्ट शेल है उसको कंप्लीट कर ले। तो ये क्या करेगा, इसकी जो वैलेंसी है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? इसकी ऑक्टेट कितनी है? 8 होता है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सेकंड में कितने जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सेकंड ऑर्बिट में कितने, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। अब ये क्या करेगा, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? इससे आसान होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उससे सही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 8 - 6 2। Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity called its valency. तो किसी की भी combining capacity कैसी है, वो गेन कर रहा है, लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वो क्या होती है? वैलेंसी होती है। वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 4.1। 4.1 में इनकी वैलेंसी दी गई है। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, अगर हम कोई भी एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कोई भी एलिमेंट लिया, हम ले रहे हैं कार्बन ले रहे हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी 6 ही होते हैं, 6 ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। प्रोटॉन भी कितने हैं? 6 ही हैं। प्रोटॉन भी कितने हैं? 6 हैं। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6 हैं। मतलब इसमें क्या है, तीनों चीज बराबर है। अगर हम वही सोडियम का एग्जांपल लें, सोडियम Na, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? अब हम इन दोनों में क्या देखते हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? सोडियम में 12 है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11। अब हम न्यूट्रॉन को तो यहीं से देखते हैं, एक में 6 है, मतलब तीनों के बराबर है। एक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन इससे मैच नहीं हो रहा। तो हम एटॉमिक नंबर जब भी निकालेंगे तो हम न्यूट्रॉन के बिहाफ पे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन में भी हम देखते हैं, हमने सोडियम में पढ़ा है कि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और अपने ऑक्टेट गेन कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते घटते रहते हैं। तो जो मेन चीज है, जैसे प्रोटॉन फिक्स रहते हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का लेन देन यहाँ लगा रहता है, लेकिन फिक्स कौन रहता है? प्रोटॉन। यहाँ पर भी कौन फिक्स रहता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट में फिक्स्ड रहते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया जाता है वो प्रोटॉन के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही उस एटम का, वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। तो हमें पता है प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। और ये प्रोटॉन का नंबर ही होता है, प्रोटॉन के नंबर ही होते हैं जो एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करते हैं। और किससे डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर को? कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जो किसी भी एलिमेंट्स के सभी एटम्स का एक जैसा ही एटॉमिक नंबर होता है। मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है एक एलिमेंट के सभी एटम का सेम होता है। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस। जो भी एलिमेंट्स
के एटम डिफाइन किए जाते हैं वो एटॉमिक नंबर से ही डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। Z=6 मतलब कार्बन है ये, और कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो एटॉमिक नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में अगर हम देखेंगे तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब मास नंबर हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो मास सभी जो किसी भी एलिमेंट का उसके किसी भी एटम का उसके न्यूक्लियस में लाई करता है। और न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर क्या होगा? किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनका सम क्या होगा? मास नंबर। मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलोन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं कि प्रोटॉन, और एग्जांपल के लिए हम समझे कार्बन इज क्या है? 12U, therefore it has 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। तो इसका क्या हो गया? 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास कितना हो गया? 12U। ऐसे ही एल्यूमिनियम का हम देखते हैं तो 27U होता है। एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब 27 में से 13 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने बच जाएंगे? 14 बच जाएंगे। तो मास नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है? सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। और किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है? यहाँ सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे हम Na लिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे। इसके ऊपर लेफ्ट साइड में हम मास नंबर लिखेंगे, इसके नीचे लेफ्ट साइड पे ही हम इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। और मास नंबर को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है, और जो एलिमेंट को हम X से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? In nature, number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number. For example, take the case of hydrogen atom. क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं, इसके 3 एटॉमिक स्पीसीज है। कौन कौन सी है? 1H1 मतलब जिसपे एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ट्रिटियम में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 2 होता है। ट्रिशियम में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 3 होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? एटॉमिक नंबर हर एक केस में सेम है, अलग चेंज कौन हो रहा है? मास नंबर चेंज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर हर एक में 1 है लेकिन मास नंबर 1, 2, 3। तो इसका एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, कार्बन का क्या है? 2 आइसोटोप्स हैं, जैसे नंबर क्या है? 6 है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या है? 12 एंड 14। क्लोरीन का देखिए 17 एटॉमिक नंबर है, 35 मास नंबर है। 17 एटॉमिक नंबर है, 37 मास नंबर है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप्स ऐसे ही डिफाइन किए जाते हैं इन एलिमेंट्स के एटम्स के, क्या? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? जो हाइड्रोजन एटम के वो 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। Many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotope an element is a pure substance. The chemical properties of isotopes are similar but their physical properties are different. इसमें क्या बताया गया है? जो हर एक एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये नहीं कि आइसोटोप्स है तो उनमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलेंगी, सभी क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं।
और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है वैलेंसी पे, और वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं होता है अगर मास नंबर चेंज हो रहा है। तो मास नंबर अगर चेंज हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट नहीं होगा तो वैलेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, वैलेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। क्लोरीन जो नेचर में मिलता है वो दो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, जिसमें मास क्या क्या है? 35U एंड 37U इन द रेशियो 3:1। द क्वेश्चन अब क्या अराइज होता है? व्हाट शुड वी टेक द मास ऑफ क्लोरीन एटम। देखो क्लोरीन एटम के दो आइसोटोप्स हैं, तो हम कौन सा मास नंबर ले? 35U वाला ले, 37U वाला ले? तो इसको हम कैसे निकालते हैं? जो एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन एटम का इस अबाउट डेटा पे वो कैलकुलेट किया जाता है। अब 35 मल्टीप्लाई 75/100, ये 75/100 क्या है? जो ये नेचर में इसका एक्सिस्टेंस है या एब्यूडेंस है, मतलब नेचर में कितने परसेंट ये पाया जाता है। 75% 35U मास वाला पाया जाता है और 25% 37U मास वाला क्लोरीन आइसोटोप पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे? इनका एवरेज निकाल लेंगे, और वो एवरेज कितना आता है? 35.5U, और यही इसका एवरेज मास नंबर कंसीडर किया जाता है। इसीलिए इनका क्या आता है? ये डेसिमल में आता है। Mass of an atom of any natural element is taken as average mass of all the naturally occurring atoms of that element। अब इसमें क्या बताया गया है? जो एवरेज मास लिया जाएगा, जो भी नेचुरली अकरिंग एटम्स उस एलिमेंट्स के उनका एवरेज मास लिया जाता है उस एटम के मास को बताने के लिए। अगर किसी एलिमेंट का कोई आइसोटोप नहीं है तो इसका क्या जो मास होगा वो सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन अगर एक एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोटोपिक फॉर्म कितनी परसेंटेज है, कौन सी आइसोटोपिक फॉर्म कितने परसेंट नेचर में पाई जाती है, और उसके बिहाफ पे हम एवरेज मास को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो क्लोरीन एलिमेंट है उसके हर एक एटम का मास 35.5U मिलेगा। इसका मतलब क्या है? यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन एंड एवरेज मास इज 35.2। मतलब अगर आप कोई भी एटम उठाते हो तो इसका मतलब क्या है? उसमें वो दोनों आइसोटोप्स मिलेंगे। अब आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस बताई गई हैं, वो एप्लीकेशंस क्या है हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो यूरेनियम का आइसोटोप है वो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और जो आयोडीन का आइसोटोप है वो गोइटर जो बीमारी होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट आइसोटोप्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? अगर हम कोई भी कोई ऐसे दो एलिमेंट उठाते हैं, जैसे अगर हम आर्गन और कैल्शियम ले रहे हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अगर हम इन दोनों का मास नंबर देखें, हमें एटॉमिक नंबर तो पता चल गया, मास नंबर कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है, और आर्गन का भी कितना होता है? 40 होता है। अब हमें क्या पता चला? दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। आइसोबार्स आइसोटोप का उल्टा होता है। आइसोटोप में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। इसमें क्या होगा? मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और इसमें क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें हम क्या पता लगा सकते हैं कि इसमें जो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा है। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन क्या है इसमें? न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है।
जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उनमें वो डिफरेंट है। हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एटॉमिक नंबर कितना 18, इसका मतलब प्रोटॉन कितने 18, इसमें कितने 20। लेकिन जो मास नंबर है वो 40 है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है is same in the atom of this pair of the elements. Atoms of different elements with different atomic number which have the same mass number are known as isobars. तो इनको क्या isobars किनको बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर क्या हो, सेम हो। अब इनका मास नंबर सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे, जो इनकी वैलेंसी डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी, इनकी आइसोबार्स।